चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं पढ़ा चुका था। बुंदेला विद्रोह कब हुआ, याद रखिएगा 1842 में हुआ था। लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने इसी से क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें बुंदेला ठाकुर ने भाग लिया था। वो सागर के थे, मैंने बताया था नरहुत के थे मधुकर शाह बुंदेला, और उनका भाई था चांदपुर का जवाहर बुंदेला। उनकी मदद की थी एक लोधी राजा ने जिसका नाम मैंने बताया था अमर सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आती है हीरापुर, और हीरापुर के थे जूदेव जी जिनका नाम है हृदय शाह जूदेव। तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे कि जो हृदय शाह जूदेव हैं भैया, ये वास्तव में किस रियासत से ताल्लुकात रखते थे नरसिंहपुर की? आंसर है हीरापुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आगे क्या क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि नरसिंहपुर में गोंड राजा दिलहन शाह ने भी बुंदेला विद्रोह को बनाए रखा था, और हृदय शाह ने भी इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस विद्रोह को, बुंदेला विद्रोह को हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में आगे बढ़ाने में किन की भूमिका थी, तो ये तो क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बुंदेला विद्रोह सबसे ज्यादा कहां फैला, या उसकी लपटें में सबसे ज्यादा किसको झंझोर कर रख दिया? तो आंसर है नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के बाद सबसे ज्यादा जो बुंदेला विद्रोह में प्रभावित हुआ, जहां के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में वॉर छेड़ा, वो सागर है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है ये चीज? इसके बाद में ये चीज मैं कल पढ़ा चुका था कि कर्नल एली ने हृदय शाह को गिरफ्तार कर लिया था, अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन ने मधुकर शाह को गिरफ्तार कर लिया था, और इस तरह से ये जो चीज है वो क्लोज हो गई थी। गोविंद नामदेव ने एक किताब लिखी थी, नाम है उसका बुंदेला विद्रोह। इस किताब का अनावरण किसने किया था? मैंने आपको बताया था अमिताभ बच्चन ने। क्लियर है ये चीज? इस तरह से अब ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं। कल मैंने पढ़ाया था झंडा सत्याग्रह, तो झंडा सत्याग्रह, प्लीज ऑडियो ऑफ रखिएगा, मैं कर दे रहा हूँ। तो बताइए, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मैंने आपको कल सिखाया था कहाँ से हुई थी भैया जी? जबलपुर से हुई थी। और किस सन में हुई थी? सन 1923 में। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है सुंदर लाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा कई बार लोगों को लगता है वो भोपाल रियासत में मिलेंगे। सुंदर लाल शर्मा वो व्यक्ति है जिसको इसी के अंतर्गत 6 साल का कारावास हुआ था। ये क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह के दौरान किसको 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई? तो आंसर है आपका सुंदरलाल शर्मा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और एक और चीज बताई थी मैंने आपको कि जब जबलपुर का झंडा सत्याग्रह कमजोर पड़ने लगा तो यहाँ के ज्यादातर जो नेता हैं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं? नागपुर सत्याग्रह के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के बाद अगला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है नागपुर में। अब ये उसी से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। रतौना सत्याग्रह के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जिला है इस बार सागर, और सागर में एक छोटा सा गांव था रतौना, वहां पर अंग्रेज अधिकारी कसाई खाना खोलना चाहते थे। तो बस समिति गठित होती है महात्मा गांधी के दिशा निर्देशन में, और ये सफल होता है। तो असहयोग आंदोलन के पहले ये हिंदुस्तानी आवाम की जीत थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो याद रखिएगा ये कि अंग्रेजी बूचड़ खाना बंद किया गया था किस सत्याग्रह की वजह के साथ में? रतौना सत्याग्रह। कई बार रतौना ना देके इसको सागर बोल दिया जाता है, ठीक है। इस सीट में जो आपको ब्लैक कलर में वर्ड दिख रहे हैं यही एमपीपीएससी के क्वेश्चन है। तो पूरा इत्मीनान से जो मैं समझा रहा हूं पहले वो सुनना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सन 1930 वो ईयर है जब महात्मा गांधी ने, सन 1930 वो साल है जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह की तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि दांडी मार्च के थ्रू फिर वो नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो नमक सत्याग्रह जब शुरू करते हैं महात्मा गांधी तो उसी को सब सपोर्ट भी करते हैं। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह दो जगह से शुरू होता है। एक शुरू होता है बैतूल में, जगह है घोड़ा डोंगरी से। यहाँ पर नमक सत्याग्रह को सपोर्ट करते हैं दो लोग जिनका नाम है डीपी मिश्रा और लाल वाजपेयी। मध्य प्रदेश में ही सिवनी में नमक सत्याग्रह को सपोर्ट करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है दुर्गा शंकर मेहता। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन।
कि नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मध्य प्रदेश से। तो आंसर है बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से। याद रखिएगा, घोड़ा डोंगरी का संबंध नमक सत्याग्रह से है, बैतूल जिले से है। डीपी मिश्रा और लाल वाजपेयी ने इसको शुरू किया था। और इसका एक और पार्ट, मतलब नमक सत्याग्रह बैतूल के साथ साथ में सिवनी में भी शुरू हुआ, जिसको दुर्गा शंकर मेहता ने शुरू किया था। अब सवाल पैदा होता है कि दरअसल में ये, माफी चाहता हूँ, नमक सत्याग्रह नहीं, ये जंगल सत्याग्रह था, सॉरी। तो जंगल सत्याग्रह को इन लोगों ने क्यों शुरू किया, जरा समझिए। जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने जितने भी जंगल थे उनको काटने पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगाने से जो लोग थे वो जंगलों की लकड़ियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जंगल के जो नीचे जो लकड़ियां होती हैं या घास फूस होती है उसको चारे के रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से दरअसल में क्या होता है कि जनरली जो जंगल होते हैं उनको क्या कर दिया गया था? काटने का आदेश दिया। तो इससे जो ग्रामीण जनता थी वो क्या हो गई? आक्रोशित हो गई। तो सबसे पहले बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। बिल्कुल उसी तरह से इस आंदोलन को सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने भी शुरू किया। कैसे शुरू किया? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिवनी जो है, सिवनी में जो चंदन के जो जंगल हुआ करते थे, वहां पर घास काटने के लिए कुछ लोगों के साथ दुर्गा शंकर मेहता उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और जहां पर उपस्थित होते हैं, सिवनी जिले में जिस जगह पर उपस्थित होते हैं उस जगह का नाम है टुरिया। तो अंग्रेज अधिकारी जो होता है, उधर का जो पुलिस कमिश्नर होता है, जब बहुत सारी भीड़ आ चुकी है और वो जबरदस्ती जंगल काट रही है या वहां के नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर वहां का जो पुलिस अधिकारी होता है वो एक वर्ड बोलता है अपने साथी अधिकारियों को फायर का आदेश देते टाइम कि टीच देम अ लेसन। मतलब जो ये लोग दुर्गा शंकर मेहता के साथ आए हैं जंगलों को काटने के लिए, चारे को काटने के लिए, इनको सबक सिखाओ और इन पर बंदूकें चलाओ या गोलियां चलाओ। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टीच देम अ लेसन घटना किस सत्याग्रह से जुड़ी हुई है? जंगल सत्याग्रह से जुड़ी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन मात्र सिंपल से पूछे जाएंगे कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत बैतूल में कहां से होती है? घोड़ा डोंगरी से होती है। 2 लोगों ने इसको शुरू किया था, लेकिन वहीं सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने भी इसको शुरू किया था। और इसी घटना के दौरान टीच देम अ लेसन नाम से ब्रिटिश अधिकारी एक वर्ड बोलता है और इसी के साथ गोलियां चलाई जाती हैं। इस घटना में 4 आदिवासी, गुड्डोदाई, रैनाबाई, बेमाबाई और बिरजू गोंड जो है शहीद हो जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में ये चारों आदिवासी हैं और उस समय पे आदिवासियों को लीड कर रहा है उस समय का महानायक आदिवासियों का, जिसका नाम है गर्जन सिंह कोरकू। तो गर्जन सिंह कोरकू को जब पता चलता है तो वो भी अपने सहयोगियों के साथ, जो जनरली जंगल में रहा करते थे, अब वो टुरिया के जंगलों से निकलकर और सिटी में आ जाते हैं और गांव में आ जाते हैं और साथ ही साथ अपने कंधे पर एक टॉवेल लगा लेते हैं लाल, माफी चाहता हूँ, ब्लैक कलर से। और उसके साथ में फिर वो क्या करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में वो वायलेंस करते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो टुरिया जो है सत्याग्रह, या टुरिया जिले से या टुरिया सत्याग्रह से संबंधित एक और आदिवासी नेता कौन है? तो गुरजन सिंह कोरकू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जंगल सत्याग्रह से, तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2 जगह से शुरुआत होती है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी से, और सिवनी में कौन शुरू करता है? दुर्गा शंकर मेहता। और दुर्गा शंकर मेहता जब टुरिया के जो जंगल हैं या टुरिया ग्राम से जब वो पहुंचता है कमिश्नर से मिलने के लिए, वहां पर ये लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, तो एक वर्ड बोलता है टीच देम अ लेसन, मतलब इनको सबक सिखाओ। ये भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि ये किस सत्याग्रह का पार्ट है? तो जंगल सत्याग्रह का पार्ट है। 4 लोगों की डेथ हो जाएगी तो वहां का जो आदिवासी नेता है गर्जन सिंह कोरकू, वो आ जाएगा और वो क्या करेगा, वो इस आंदोलन में फिर सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जंगल सत्याग्रह के जैसा ही है एकदम नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह क्या है? आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा कि गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी पहुंचते हैं, गुजरात के तट पे नमक बनाते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से।
6 अप्रैल 1930 पर वो पहुंचते हैं गुजरात के दांडी में और वहां पर नमक बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं सबसे पहले जबलपुर के दो लोग जिनका नाम है सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जबलपुर में ये दो ऐसे पहले नेता हैं पूरे मध्य भारत से जिन्होंने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को सपोर्ट किया। मतलब गांधी जी वहां नमक तोड़ने पे बिजी हैं तो ये लोग मध्य भारत में इस आंदोलन को क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल बना रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जंगल सत्याग्रह में हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था दुर्गा शंकर मेहता, वो नमक सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो अपने कुछ लोगों के साथ में गांधी चौक, कहां पर गांधी चौक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवनी के गांधी चौक में पहुंचता है और वहां पर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक सत्याग्रह को चैलेंज करता है। मतलब जो ये व्यक्ति है दुर्गा शंकर मेहता, इसका संबंध दो सत्याग्रह से है और ये सिवनी का व्यक्ति है, नमक सत्याग्रह में भी इसकी भूमिका है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री का कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस यात्रा के साथ होती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च के साथ होती है और जैसे ही गांधी जी पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं और फिर वो 12, माफी चाहता हूँ एक बार फिर से मैं डेट कंफर्म कर दूं आपको, ये डेट जो है ये 12 मार्च 1930 को जब वो दांडी पहुंचते हैं नमक कानून को तोड़ते हैं, तभी से शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि 6 अप्रैल को वो चलते हैं, 12 मार्च को पहुंचते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नहीं डेट नहीं पूछी जाती, बस ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तब। तो नमक कानून कब तोड़ेंगे, जब पर्टिकुलर जगह पर पहुंचेंगे, मतलब 12 मार्च 1930 के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिलहाल अभी अपन केवल और केवल किस पे बात करें, एमपी के कॉन्सेप्ट पे। तो जरा जल्दी से मेरे को एक चीज और बता दो, जल्दी बताओ, नमक सत्याग्रह को किसने सपोर्ट किया सबसे पहले मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में। तो दो लोगों का नाम आपको दिख रहा होगा, सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इसमें से जो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, इन्हीं के नाम पर जबलपुर का बस स्टैंड भी है। तो जो लोग जबलपुर से होंगे उनको ये पता होगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नमक सत्याग्रह का सपोर्ट एक और किस व्यक्ति ने किया है जो सिवनी से संबंधित है, तो याद रखिएगा दुर्गा शंकर मेहता। ये क्वेश्चन आपको खुद ही से हल करने हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं लिखित में दे सकता हूँ कि एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछे बिना नहीं रहेगी, क्योंकि उसने सिलेबस चेंज किया है। ठीक है, तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। चरण पादुका नरसंहार। क्या है चरण पादुका नरसंहार? तो चरण पादुका जो नरसंहार है वो क्या कहलाता है, अब इसको जरा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये ऑलरेडी 6 मार्कर का पूछा जा चुका है। इसमें से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूं। सबसे पहला है जो चरण पादुका नरसंहार है, इसको जलियांवाला बाग से कंपेयर किया जाता है। अब ये जलियांवाला बाग क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। आपने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को आपने सुना होगा कि पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था, वहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए, इसके लिए सभा बुलाई गई। परंतु उसी समय पे आपने सुना होगा जनरल डायर पहुंचता है, लोगों को गोलियों से भून देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद था लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के भय को भरना। फिर फाइनल में, और ये जो जनरल डायर है उसकी इस घटना के बाद सब जगह तारीफ होती है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेर सिंह, और ये वास्तव में शेर सिंह है, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जो है ये 13 मार्च 1940 को पहुंचेगा ब्रिटेन कैक्सटन हॉल और वहां पर जनरल डायर को मार देगा। तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको आपने हिस्ट्री में सुना होगा। अब मैं बताता हूं आपको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। तो दरअसल में मध्य प्रदेश में एक जगह है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का जलियांवाला नरसंहार के नाम से ही जाना जाता है, चरण पादुका नरसंहार। अब ये कहानी क्या है जरा सुनिए। सबसे पहले आपको ये डेट दिमाग में रखनी है, 14 जनवरी 1931, मतलब निश्चित रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि चरण पादुका नरसंहार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चल रहा था।
अच्छा, मकर संक्रांति होती है तो जनरली क्या होता है, मेले वगैरह लगते हैं, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति। अब जिला जो है, यही क्वेश्चन है कि चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था, तो आंसर है छत्तीसगढ़ नहीं, छतरपुर जिले, माफी चाहता हूँ। और छतरपुर, जनरली मेला कहाँ पर लगता है, किसी नदी के किनारे, तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्मिल नदी है, कई बार इसको उर्मिला नदी कहते हैं। और उर्मिल नदी या उर्मिला नदी के पास में एक जो जगह है सिंहपुर, और सिंहपुर के पास में एक कस्बा है छोटा सा जिसका नाम है चरण पादुका, और चरण पादुका कस्बे में 7,000 लोग आते हैं। अब ये क्यों आते हैं 7,000 लोग, ये असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए आते हैं। अब आप मेरे को बताइए, 1930 में असहयोग आंदोलन चल रहा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होगा? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिए। देखो, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, ये असहयोग आंदोलन है, और 1 अगस्त को ही समाप्त हो गए थे या खत्म हो गए थे लोकमान्य तिलक। तो याद रखना, जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिस डेट को, ये है वो डेट, उसी डेट को डीजी तिलक चले गए थे। तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ी घटना है। और 1930 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नहीं शुरू किया था, कौन सा शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर सविनय होना चाहिए वर्ड, इसलिए मैंने जानबूझ के ये चीज डाली। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चरण पादुका कस्बा है, ये जिस कस्बे के अंतर्गत, ये जिस जिले के अंतर्गत आता था, छतरपुर जिला, यहाँ टैक्स बढ़ा दिया गया था। मतलब पानी का, बिजली का, या जो कुछ भी मूलभूत सुविधाएं थी, वहां का टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जा रहा था। तो इसी टैक्स का समर्थन ना करने के लिए यहाँ बहुत सारी क्राउड जुड़ती है। अब क्राउड जुड़ेगी तो आपको भी पता है कि निश्चित रूप में ब्रिटिश सरकार क्या चलाएगी, गोली। इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, कर्नल फिशर। कर्नल फिशर ने 7,000 लोग जो आए थे इस समर्थन को नकारने के लिए, उन पर गोली चला दी जाती है। अब MPPSC मेंस में ये चीज पूछी गई थी, तो डाटा बिल्कुल साफ देना होगा, और प्री में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 लोगों की डेथ हुई थी, ये सरकारी रिपोर्ट बताती है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे, मरे तो ज्यादा थे। जिसमें सबसे पहले जो व्यक्ति गया था उसका नाम है सुंदरलाल बरोहा, उसी के साथ छीरू कुर्मी, हलकाई अहीर, धर्मदास, रामलाल। इसमें से 2 शुरू के पूछे जाते हैं कि इन्होंने किस संहार के दौरान सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो आंसर है चरण पादुका नरसंहार। और इसी को मध्य प्रदेश का, या इसी को बुंदेलखंड का क्या बोला जाता है, जलियांवाला हत्याकांड बोला जाता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखें कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जिले से संबंधित है, छतरपुर जिले से। और छतरपुर कहाँ आता है, बुंदेलखंड में, तो इसी को बुंदेलखंड का भी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे खतरनाक नरसंहार या सबसे बड़ा नरसंहार, या बुंदेलखंड का सबसे बड़ा नरसंहार कौन सा है, तो चरण पादुका नरसंहार ही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब आप फंसोगे, परेशान होगे, इसलिए मैंने क्या किया, इसी के ठीक बाद उस चीज को रख दिया है जिसमें आपका कंफ्यूजन ना हो। अभी आपने पढ़ा मध्य प्रदेश का जलियांवाला नरसंहार, बुंदेलखंड का जलियांवाला नरसंहार, अब आप पढ़ रहे हैं भोपाल का जलियांवाला नरसंहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 6 नंबर में मेंस में पूछा गया है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि अभी प्री के लहजे से अपन को पढ़ना है, तो मैं आपको मेन जो चीज है वो बता दे रहा हूँ पहले। अच्छा, 1 घंटे की क्लास है, तो जैसे ही अभी अपन डिस्कनेक्ट होंगे, फिर से जुड़ेंगे, तो लगभग 15 मिनट और पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ में किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी मध्य प्रदेश का या बुंदेलखंड का जलियांवाला नरसंहार किसको बोलते हैं, चरण पादुका नरसंहार को बोलते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि भोपाल का नरसंहार किसे कहते हैं, या भोपाल का जलियांवाला कांड कौन सा है, तब आपको रायसेन जिले का बोरास गांव बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। डेट है 14 जनवरी 1949, भोपाल के पास है रायसेन जिला, और रायसेन जिले के पास नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के पास ये गांव है। इसमें मेन आपको डेट और गांव याद रखना है। अब होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको फिर बताया 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, लेकिन
भोपाल रियासत मध्य भोपाल रियासत जो है वो भारत में विलीन नहीं हुई थी। तो जगह जगह 1947 के बाद से आंदोलन चल रहे थे। क्यों? क्योंकि भोपाल का नवाब था हमीदुल्ला। वो हमीदुल्ला जो है वो न तो इंडिया के साथ जाना चाहता था और ना ही वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, बल्कि भोपाल को वो एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में देखना चाहता था। परंतु यही चीज माउंट बैटन ने क्या कर दी, सिरे से खारिज कर दी कि या तो आप भारत के साथ जाइए या तो पाकिस्तान के साथ जाइए, आप अकेले ही रियासत में रहें, इसलिए हम इसकी परमिशन आपको नहीं दे सकते। तो जगह जगह पर ये चल रहा था, क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहे थे कि भोपाल को भी भारत में शामिल किया जाए। तो दरअसल में इसी को कहते हैं भोपाल विलीनीकरण आंदोलन। ये मैं आपको और अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। तो जब भोपाल को भारत में शामिल किया जाए ऐसा हिंदू आबादी कह रही थी, तो इसी दौरान जो हमीदुल्ला थे वो हज की यात्रा पर चले गए। जैसे ही वो हज की यात्रा पर गए, लोगों ने विद्रोह और तेज कर दिया कि भोपाल को भारत में शामिल किया जाए। और इसी कारण से पूरी की पूरी व्यवस्था जो संभाल रहा था, नाम है जिसका जफर अली खां, इसने क्या कर दिया, इसने तत्काल जो लोग विद्रोह कर रहे थे या जो लोग मांग उठा रहे थे कि भोपाल को भारत में शामिल किया जाए, उनके ऊपर दनादन फायरिंग कर दी। अब इसमें 6 लोगों की डेथ होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा नाटकीय अंदाज है। सबसे पहले जो कहता है कि भोपाल को भारत में शामिल किया जाए, उसका नाम है धन सिंह। 16 साल का लड़का है। इसको वो पीछे हटने के लिए जैसे ही जफर अली बोलते, लेकिन ये आगे बढ़ता जाता है तिरंगा झंडा हाथ में लेकर, इसको गोली मार दी जाती है। जैसे ही गोली मारी जाएगी, व्यक्ति नीचे गिरेगा, तिरंगा झंडा नीचे गिरेगा, तो मंगल सिंह उसको कैरी कर लेते हैं, उस तिरंगे झंडे को, और मंगल सिंह आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मंगल सिंह को गोली लगेगी तो विशाल सिंह उसको क्या कर लेते हैं, तिरंगे झंडे को आगे कर लेते हैं और उनको भी गोली मार दी जाती है। और फिर इसके बाद बैजनाथ को गोली मारी जाती है। तो बैजनाथ गोली खाने से पहले तिरंगे को जमीन में नहीं गिराते हैं, मतलब अपमान नहीं होने देते, उसको अपने जेब में रख लेते हैं। तो इस तरह की ये छोटी सी परिघटना है। इसमें आपको मेन 3 लोगों का नाम जरूर याद रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस हत्याकांड से है। तो याद रखिएगा, चरण पादुका नरसंहार बुंदेलखंड का है, उससे नहीं है, भोपाल के नरसंहार से है। ये लोग चाहते थे कि भोपाल को भारत में शामिल किया जाए। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल सिंपल। और फाइनल में यदि मैं पूछूं कि क्या इनकी कुर्बानी रंग लेकर आई, हाँ मेरे भाई, 1 जून सन 1949 को जो हमीदुल्ला है, जो नवाब हैं, वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र सौंप देते हैं हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए। तो ये जो लास्ट में एक लाइन लिखी है ना कि भोपाल कब भारत में शामिल हुआ, ये भी एमपीपीएससी प्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जून सन 1949, मतलब 1947 से 1949, इस डेट में जो 2 साल हैं, कभी भी भोपाल में, याद रखिएगा, तिरंगा झंडा नहीं फहराया, नवाब अपना झंडा फहराया करते थे। तो ये सोहावल रियासत जो है ये सतना जिले के अंतर्गत आती है। ये चीज आपको याद रखनी है, आपका एक बहुत आराम से एक क्वेश्चन हो गया। अब होता क्या है जरा समझना, इसी सोहावल रियासत में जो सतना के पास में है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि जबरदस्ती टैक्स बढ़ा देती है या टैक्स की ज्यादातर उगाही करती है। तो टैक्स बढ़ा देती है तो वहां का लोकल क्राउड जो है गुस्सा हो जाएगा ब्रिटिश सरकार से 1938 में। और फाइनल में 10 जुलाई को क्या है, एक व्यक्ति है, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है कि सोहावल नरसंहार से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, लाल बुद्ध प्रताप सिंह। तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह जो बेसिकली रहने वाले हैं पागर खुर्द के, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है उससे जो सतना जिले के रहने वाला होता है ना। तो इंटरव्यू में जनरली वो देख लेते हैं कि भैया किस जिले से, अच्छा सतना जिले से, तो चलो बताओ भैया जी कभी लाल बुद्ध प्रताप सिंह का नाम सुना है, वो कहाँ के हैं, तो आपको ये बताना पड़ता है पागर खुर्द से। अब है राम कहानी क्या, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से उसको समझना। दरअसल में सोहावल रियासत में ब्रिटिश सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया था, उस टैक्स को कम करने के लिए ये लाल बुद्ध प्रताप सिंह अपने घर से निकलते हैं। एक गांव है जहां की गांव, उस गांव का नाम है माजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। माजन गांव पहुंचते, वहां की क्राउड को अपने साथ में लेते हैं और सोहावल रियासत पहुंचने ही वाले होते हैं कि माजन गांव में ही इनको गोली मार दी जाती है। और इनके 2 जो सहयोगी हैं जिनका नाम है रामाश्रय गौतम और बंधीर पांडे, ये भी इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे, माफी चाहते हैं, दुर्घटना नहीं होगा, ये तो नरसंहार या हत्याकांड है। तो इसी को दरअसल में हम इतिहास में कहते हैं सोहावल का नरसंहार
परंतु ये जिस गांव में घटित हुआ था उस गांव का नाम है माजन, तो इसलिए इसको माजन हत्याकांड कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बनता है घुमाने के लिए तो माजन हत्याकांड से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो बस इतना वर्ड देता है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह। ये दरअसल में ब्रिटिश सरकार के टैक्स सिस्टम के विरोध में लोगों को संगठित करने के लिए निकले अपने घर से, माजन गांव पहुंचे। माजन गांव में भीड़ बहुत ज्यादा थी, ब्रिटिश सरकार आती है, गोलियां चलाती है, सबसे पहले गोली यही खाता है और इसके साथ में ये दो बंदे जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं। तो मात्र दो क्वेश्चन, पहला सोहावल रियासत किसके अंतर्गत, सतना जिला, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस घटना से संबंधित व्यक्ति जो प्राणों का बलिदान देता है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह। बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इसको आराम से रिलैक्स करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चूंकि मध्य प्रदेश के इतिहास की हम घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है रीवा का चावल आंदोलन और दूसरा है पंजाब मेल हत्याकांड। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने नहीं, इसमें से प्री के शायद ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने देखा, तो दो तीन क्वेश्चन ही बनेंगे जो ऑलरेडी मैंने ब्लैक कलर से क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। अब आप समझो जरा, सबसे पहले ये बात उस समय की है जब 1947 का दौर चल रहा है, भारत जो है 15 अगस्त के दिन आजाद होगा, याद रखना। ये रीवा जो है ये प्रिंसली स्टेट कहलाती है, जैसे भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, इंदौर हो गया, प्रिंसली स्टेट मतलब जनरली इन जगहों पर राजा शासन करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत के क्या थे, काफी क्लोज थे, जैसा ब्रिटिश सरकार कहती है उनके बिल्कुल इशारों पर चलते थे। तो हुआ क्या कि 28 फरवरी 1947 के पहले ब्रिटिश सरकार ने, जहां गुलाब सिंह, आपने सुना होगा रीवा में गुलाब सिंह का शासन था, तो दरअसल में रीवा जिले में, ये रीवा पूरी की पूरी रियासत में ब्रिटिश सरकार ने एकदम से टैक्स बढ़ा दिया कि आप चावल जितना भी उत्पादन कर देते थे हमको टैक्स के रूप में, उससे आप ज्यादा दोगे। तो इसी को वहीं की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जबरिया देही, मतलब जितना उत्पादन होता था टैक्स के रूप में उससे आप ज्यादा दोगे। तो ऐसा किया गया रीवा रियासत में। तो सीधी सी बात है, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि हम क्यों दे भैया ये ज्यादा लगान, बस यही है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रीवा का चावल आंदोलन जो है उससे कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो जनरली रीवा में पंडितों का नंबर ज्यादा है, तो इसलिए आप यहाँ भी देखो, नाम है त्रिभुवन तिवारी, परंतु अगला जो वर्ड है वो बहुत मेन है, भैरव प्रसाद उलमलिया का संबंध किस आंदोलन से है या किस सत्याग्रह से है, तो याद रखना रीवा का चावल सत्याग्रह से है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक और क्वेश्चन है कि दरअसल में भैरव प्रसाद उर्मिला जो दरअसल में रीवा में चावलों की टैक्स वृद्धि जो की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका इन्होंने विरोध किया, तो ये किससे संबंधित व्यक्ति हैं, तो एक शिवराजपुर करके एक जगह है, वहां से ये व्यक्ति संबंधित है। और फाइनल में जब ये क्या करेंगे विरोध, तो निश्चित रूप में इनको गोली मारकर इनको शांत कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेंगे तीन। पहला क्वेश्चन, जबरिया लेहवी शब्द किस आंदोलन से संबंधित है, तो आंसर है रीवा का चावल आंदोलन। दूसरा, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया का संबंध किससे है, जबरिया लेही वाला सेंटेंस मतलब रीवा चावल आंदोलन। बस ये दो या तीन क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपको याद रखना है। अब एक आता है पंजाब मेल हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसलिए एक अंग्रेज अधिकारी का बस आपको नाम याद रखना पड़ेगा, हैक्सन। ये हैक्सन जो है ये दरअसल में पंजाब मेल का मतलब है यहाँ एक ट्रेन का नाम है, तो इसी ट्रेन में सफर कर रहा था ये हैक्सन। तो सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत खां, ये उस ट्रेन में सवार हो जाएंगे और सीधे सीधे हैक्सन को क्या कर देंगे, गोली मार देंगे। लेकिन गोली जिस स्थान पे मारेंगे उस स्थान का नाम प्री में पूछा जाता है, खंडवा रेलवे स्टेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के खंडवा में घटी घटना है, जहां पर हैक्सन को क्या किया जाता है भैया जी, गोली मार दी जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन लोगों को तत्काल पकड़ लिया जाता है और फिर उसके बाद में 10 अगस्त 1931 को खंडवा में ही इन लोगों को लाया जाता है। वहां की न्यायिक जो अदालत होती है वो इनके खिलाफ फैसला सुनाती है। अब जो फैसला सुनाती है उसमें भी एमपीपीएससी के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जरा जल्दी से देख लो। पहला क्वेश्चन है, सजा क्लियर होती है 11 तारीख को, मतलब 10 को पेशी हुई और फिर इनको जेल भेज दिया गया और फाइनल में सजा एक दिन बाद सुनाई जाती है इनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर कि जो वीर यशवंत सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फांसी दी जाती है।
और देव नारायण सिंह, इसको भी फांसी दी जाएगी, परंतु दलपत खां जो तीसरा व्यक्ति, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, इसको काला पानी भेजा जाएगा, पोर्ट ब्लेयर या अंडमान। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का है कि पंजाब मेल हत्याकांड के कहां से संबंधित है, तो खंडवा जिले से। लेकिन बहुत कम लोग बता पाते हैं कि पंजाब मेल हत्याकांड में किसे काला पानी की सजा दी गई थी, तो आंसर है ये दलपत खां। ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्वेश्चन के रूप में ऑलरेडी पूछा गया है। एमपीपीएससी मेंस का 6 मार्क का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि भोपाल के स्वतंत्रता आंदोलन के को समझाइए, और फिर भोपाल रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, मतलब इसी को कहते हैं विलीनीकरण, और इसी के दौरान भोपाल का हत्याकांड होगा, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था कि भोपाल का हत्याकांड। तो अब हम पढ़ेंगे कि भोपाल कैसे स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी एक रियासत है जिसका नाम है भोपाल, वहाँ के नवाब का नाम है हमीदुल्ला, वो शामिल ही नहीं होना चाहते। कहाँ शामिल नहीं होना चाहते? क्योंकि माउंट बेटन प्लान आया था 3 जून को, और 3 जून 1947 को, तो इस हिसाब से भारत और पाकिस्तान बन गए थे। तो ये जो भोपाल के नवाब हैं हमीदुल्ला, नाम याद रखना, ये भारत के साथ भी नहीं जाना चाहते थे और ये पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, जबकि ये मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। परंतु इनका ये जिद था कि मेरे को भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में क्या करना है, एक फ्रीली स्टेट रहना है, आराम से मेरे को भोपाल रियासत जो है अपनी खुद की इंडिपेंडेंस रियासत चलानी है। इसी चीज को माउंट बेटन ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत देश और पाकिस्तान देश के बीच में एक रियासत अलग से सरवाइव नहीं कर पाएगी, आपको किसी न किसी के साथ जाना है। तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि ये जो नवाब हैं जिनका नाम है हमीदुल्ला, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये नवाब हमीदुल्ला जो है, ये इसी जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मैं भोपाल को भारत में विलय नहीं होने दूंगा, मैं भोपाल को एक रियासत के रूप में ही बनाकर दम लूंगा, स्वतंत्र रियासत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी राजनीति है और यहाँ क्वेश्चनों की भरमार सी है। कैसे? भोपाल रियासत जो है वहां पर मुस्लिम आबादी है 30%, तो निश्चित रूप में 70% हिंदू आबादी है, और आज़ादी मिल गई है, लेकिन जब भोपाल रियासत को शामिल करने की बात आती है तो हमीदुल्ला कहते हैं कि नहीं, अभी हम स्वतंत्र स्टेट बनेंगे। तो जो ये 70% हिंदू आबादी है, ये विद्रोह कर देती है कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो विद्रोह की शुरू, अच्छा विद्रोह कर देती है वो तो ठीक है। इसी दौरान जो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला, वो लोगों के बीच में बोल देते हैं कि हम नहीं शामिल होंगे। यहीं से फिर हिंदू लोग जो हैं वो भड़क जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है बस, दिसंबर 1948। तो दिसंबर 1948 को विद्रोह की शुरुआत की जाती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसी घटना के बाद जैसे विद्रोह शुरू हुआ, छुटपुट विद्रोह शुरू हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई। अक्टूबर 1948 को नवाब हमीदुल्ला की खासियत थी कि ये हर साल हज पर जाया करते थे। तो अक्टूबर 1948 को ये कहाँ पहुंचते हैं? हज पर चले जाते हैं। तो विद्रोह और ज्यादा क्या हो गया? प्रबल हो गया, और ज्यादा प्रबल हो गया। अब इस में है कौन कौन, तो जरा समझो। शंकर दयाल शर्मा, ये रतन गुप्ता का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो शंकर दयाल शर्मा वो है जो मध्य प्रदेश के पहले सीएम बनते हैं। तो ये भी भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति हैं, और इनके साथ एक व्यक्ति है रतन गुप्ता। इन्होंने ही चलाया था भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन भारत के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। रतन कुमार के साथ और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे आप देख सकते हैं प्रेम श्रीवास्तव है, सूरजमल जैन है, मथुरा प्रसाद है और बालकृष्ण है। ये आपको नाम याद नहीं रखने प्री में, लेकिन मीन्स में यही लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, याद रखना। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो व्यक्ति है रतन गुप्ता, इसने एक अखबार निकाला था जिसका नाम है नई राह, और इस नई राह अखबार में बार बार ये बात बोली जाती थी कि भोपाल रियासत को यदि सच मायने में अपना वर्चस्व चाहिए, इज्जत चाहिए, उसको आगे बढ़ना है, तो हिंदुस्तान के साथ वो हो। इसलिए रतन कुमार ने नई राह अखबार निकाला। परंतु कुछ समय में क्या किया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो नवाब के जो सैनिक होते हैं वो इन सब को जेल में डाल देते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति शंकर दयाल शर्मा को 8 माह की जेल हो जाती है। विद्रोह लगातार बढ़ने लगा, तो इस आंदोलन को चलाना है तो एक व्यक्ति है होशंगाबाद का जिसका नाम है बाबूलाल वर्मा, ये कुछ क्रांतिकारियों को अपने घर में शरण देता है, और वहीं से भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन को चलाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोपाल का भारत में विलय हो, इसके लिए होशंगाबाद के किस व्यक्ति ने अपने घर से आंदोलन चलाया था?
बाबूलाल वर्मा। और याद रखना शंकर दयाल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी को 8 माह की जेल इसलिए भेज दी क्योंकि यही सबसे खतरनाक और मास्टरमाइंड था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। धीरे धीरे जैसे ही इनको जेल भेजा गया और विद्रोह प्रबल होता गया तो फिर क्या होगा, नवाब हमीदुल्ला ने क्या किया, सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया। तो जैसे ही शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया, स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब दिमाग लगाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्काल एक व्यक्ति है, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वीपी मेनन को भेजते हैं भोपाल रियासत। इतने समय में नवाब भी आ चुके थे, इनके बीच में बंद कमरे में बातचीत होती है और फाइनल में पूरी तरह से वीपी मेनन माइंड वॉश कर देते हैं। किनका माइंड वॉश कर देते हैं? नबी हमीदुल्ला का। और इस तरह से 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र सौंप देते हैं हमीदुल्ला कि अब भोपाल हिंदुस्तान में शामिल होगा। तो याद रखना ये विलय पत्र कब सौंपा था, और इस तरह से 1 जून को भोपाल का विलय पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर भारत में हो जाता है। ये 2 डेटें आपको याद रखनी है। तो ये छोटी सी कहानी थी। अब देखिए याद रखिए, अपन को इतना सब नहीं पढ़ना है क्योंकि प्री में आप भी जानते हो, लेकिन अपने पास बहुत टाइम है, मैं बहुत आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको चीजें समझते चलना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाब की 2 बेटियां थी। जब भारत में शामिल नहीं होना भोपाल को, तो नवाब की जो पहली बेटी थी उससे नवाब ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम नवाब बनकर चलाओ, क्योंकि बेटा तो था नहीं इनका। तो बड़ी बेटी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चलाऊंगी इस रियासत को। और वो फिर धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, और वहां पर उनको एक अच्छी पोस्ट दे दिया जाता है। परंतु छोटी बेटी जो है जिसका नाम साजिदा, इनको मोहब्बत है हिंदुस्तान से, ये यहीं रुक जाती हैं और आगे चल के इन्हीं का बेटा है दरअसल में, जिनका नाम आपने सुना होगा, सैफ अली खान के पिताजी जो क्रिकेट खेलते थे, जिनका नाम है नवाब पटौदी, ये वही हैं। और इनके बेटे हैं जिनका नाम है साजिदा सुल्ताना। तो याद रखिएगा, हमीदुल्ला की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी पाकिस्तान चली जाती है और छोटी बेटी हिंदुस्तान में रह जाती है, और उन्हीं से पैदा होते हैं नवाब पटौदी। अच्छा, 1900 आपने सुना होगा, उपाधियों का अंत हो जाता है भारतीय संविधान में, मतलब सारे टाइटल छीन लिए जाएंगे। परंतु 1971 में इनकी संजीदगी को देखते हुए मंसूर अली खान मतलब नवाब पटौदी को फिर ये टाइटल एक बार फिर से दे दिया जाता है। इसलिए ये कभी भी अपने नाम के आगे नवाब शब्द फिर लगा सकते थे। और अगर मैं आपसे पूछूं सैफ अली खान कौन, तो इन्हीं का बेटा है दरअसल में। तो ये चीजें हैं दरअसल में भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन से। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं जरा जल्दी से आपको बता रहा हूँ। ये 5 लाइनें ही 5 क्वेश्चन है, सो प्लीज जरा जल्दी से देख लीजिए। हालांकि इनका भोपाल आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, भोपाल से इनका लेना देना है। क्या लेना देना है, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, समझिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि भोपाल को सबसे पहले किसने बसाया, आधुनिक भोपाल, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भोपाल को जिसने सबसे पहले बसाया है, जो आधुनिक भोपाल आज हम देखते हैं, वो औरंगजेब की सेना में एक सैनिक रहता है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान। इसने बसाया था आधुनिक भोपाल को। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, कैसे बसाया था? उस समय भोपाल में आपने सुना होगा सीहोर जिला, आस्था, गिन्नौर, खिलजीपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर भोपाल बनाया था। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। ये एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आ भी चुका है कि भैया जी आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की, तो दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दोस्त मोहम्मद खान पहला नवाब कब बनता है भोपाल को बनाने के बाद इस रियासत का, तो ये डेट आपको याद रखनी होगी 1728। तो याद रखिएगा, भोपाल का पहला नवाब है दोस्त मोहम्मद खान, उसी ने आधुनिक भोपाल की स्थापना की है। 1728 में ये पहला नवाब बनता है। इसके बाद 1818 में जो भोपाल रियासत है उसको ब्रिटिश सरकार प्रिंसली स्टेट में शामिल कर लेती है। जैसे होलकर हैं, जैसे आपने सुना होगा सिंधियाज हैं, है ना। इसी तरह से भोपाल रियासत को भी ब्रिटिश अपने आधिपत्य में प्रिंसली स्टेट का दर्जा देते 1818 में। ये एनपीपीएससी का क्वेश्चन है। और फिर उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में जिसने पत्र में साइन करके दिए थे कि भोपाल हिंदुस्तान में शामिल हो, मतलब हमीदुल्ला, वो नवाब कब बनते हैं भोपाल के, तो आंसर है 1926। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब ये पूरा मेंस का स्टेटमेंट है और यहाँ पर ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन बने हुए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन, ये भी मध्य प्रदेश की इतिहास की घटनाओं में ये भी 6 मार्कर मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से प्री के क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसको कवर करूंगा, आपको केवल और केवल मेन चीज बता दूंगा। आप जरा समझिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया जी भोपाल जो है ये कब बनता है, मतलब भोपाल का गठन कब होता है, तो ये डेट आपको शायद बहुत अच्छे से याद होगी, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन होता है। एक साल बाद ही यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक साल बाद मतलब 56 से बढ़कर सन पहुंचा 57, तो विधानसभा के चुनाव होंगे। निश्चित रूप में विधानसभा के चुनाव में सीटें होंगी, तो कितनी सीटें हैं भैया जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया कि विधानसभा के पहली बार चुनाव मध्य प्रदेश में कब हुए थे, 57 में, तो कितनी सीटें थी, 288। इन सीटों पर कांग्रेस को भारी विजय मिली। क्यों भारी विजय मिली, क्योंकि आप देख सकते हो 288 सीटों में से लगभग 232 सीटें तो कांग्रेस ने जीती और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये मेंस में लिखने में बहुत अच्छा डाटा है कि इन 232 सीटों में 43 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें रिजर्व थी। हालांकि इनसे प्री के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता था, एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता था, इसको बोलते हैं डुअल मेंबरशिप। आज के समय पे ये चीज नहीं है, एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, इसको बोलते हैं डुअल मेंबरशिप। और ये 1957 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये पॉलिसी थी। तो ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है कि डुअल मेंबरशिप मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कब से शुरू हुई थी, या पहली बार इसको कब देखा गया था, तो याद रखेगा जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे, मतलब 1957। अब इसके बाद 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया, विधानसभा की सीटें जो पहले थी 288, इसमें 8 और जोड़ दी गई, 8 और जोड़ दी गई, तो फिर टोटल सीटें बढ़कर कितनी हो गई, 296। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 को जब सीजी बनता है तो अपने साथ सीजी 90 सीटें ले जाता है। तो ये एमपीपीएससी प्री का ही क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि दूसरे स्टेट से रिलेशन अच्छे बने रहे, कि हमको तवज्जो देते हो आप। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। इसी डेट में पर्टिकुलर, इसी डेट को नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बना था, दिग्गी राजा, मतलब दिग्विजय सिंह बने थे। और छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, अजीत जोगी। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पास जब दिग्गी राजा बने थे तो 230 सीटें थी। तो ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछता है कि नवनिर्मित मध्य प्रदेश या सीजी विखंडन के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो याद रखना 230 सीट। इसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये इस तरह से इनका बंटवारा है, जो प्री में नहीं पूछा जाएगा, मीन्स में लिखने के लिए अच्छा डाटा है। और आप लोगों ने पॉलिटी यदि पढ़ी है तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्य विधानसभा में एक सदस्य का मनोनयन एंग्लो इंडियन से जरूर होगा। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है कि माता या पिता में कोई एक जो हो वो बाहर से हो। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। सर कि एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अभी तक कौन सा रहा है, जो हर 3 साल में 4 साल में वो देता है, याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी। ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित सबसे ज्यादा पूछी गई घटना है। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं, आपको इसके बारे में पता भी है लेकिन मैं नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। भोपाल में, याद रखिएगा, भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच में एक फैक्ट्री लगाई गई। ये जो फैक्ट्री है इसका नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है ये पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक बनाती थी, और कीटनाशक बनाने के लिए लिया जाता था, आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना है, MIC गैस। मतलब जो भी कीटनाशक बनता था उस कीटनाशक को बनाने में मिग गैस ली जाती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट लिया जाता था। ये चीज आपको याद रखना है।
तो मैंने पहली चीज बताई कि कंपनी का नाम आपको याद रखना है, दूसरा क्या बनाती थी वो याद रखना है पेस्टिसाइड, और तीसरी चीज कौन सी गैस को संचित, मतलब कौन सी गैस से बनता था पेस्टिसाइड, तो मिक गैस। अब घटना क्या होती है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को होती है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने साफ साफ आपको बता दिया कि एक टैंक था जिसका नाम है E610। जब आप मीन्स लिखते हैं, अगर 5 मार्कर में आए तो ये टैंक का नाम आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ये जो टैंक था, इसमें क्या किया जाता है, इस MIC गैस को मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें भर दिया जाता है, और जनरली तापमान होना चाहिए, MIC गैस चूंकि गर्म होती है, तो टैंक के अंदर, जिस टैंक के अंदर भरा गया था, तो टेम्परेचर होना चाहिए 4.5 डिग्री। लेकिन सोचो इतनी ज्यादा ठूस के भर दी गई कि टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, मतलब ज्यादा हो गया। अच्छा, अब जो मेन घटना होती है वो तो और भी खतरनाक है। हुआ ये कि 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये घटना क्यों घटी, उसका कारण है पानी। तो याद रखना, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, मतलब ये CH3NC जो है, वाटर एकदम से पानी का रिसाव ज्यादा हो जाता है उसी टैंक में जिसका नाम है 610E। तो जैसे ही पानी मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है, प्रचंड मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और आप खुद देखो ऊष्मा कितनी निकलती है, 200 डिग्री। और इसी 200 डिग्री के कारण जो वॉल्व होते हैं, सेफ्टी वॉल्व, वो एकदम से खुल जाते हैं, और पूरी की पूरी मिथाइल आइसोसाइनेट हवा में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, और लाशें बिल्कुल ऐसे बिखर जाती हैं जैसे कि बिल्कुल बेजान सी हों। मतलब देखते देखते पूरा का पूरा जो शहर है वो लाशों में तब्दील हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखेगा। प्री, जैसे MPPSC प्री एकदम बेसिक पूछता है लेकिन उसी में फंसा देता है कई बार, तो ये ऊपर वाली चीज आपसे पूछी जाएंगी, ये नीचे वाली कभी नहीं पूछी जाएंगी, इसको आप छोड़ दें। अब ये कितने मरे कितने जीवित, ये मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा डाटा है, ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। अब इसके बाद ये कुछ भी नहीं पढ़ना है कि क्या कदम अदम उठाए गए थे। हाँ, एक चीज याद रखना है कि 1984 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण उसको सूंघा लोगों ने और मर गए। मतलब ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट एक वायु प्रदूषक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान में इससे पहले कभी भी पर्यावरण को बचाने के लिए कोई भी क्या नहीं आया था, कोई भी कानून नहीं था। तो इसी वजह से, इसी घटना के कारण, भोपाल गैस त्रासदी के कारण क्या किया जाता है बेटा जी, किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लाया गया, तो आप याद रखेंगे सन 1986 में लाया गया। परंतु ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाना पड़ा, तो याद रखेगा भोपाल गैस कांड। अच्छा, इसके बाद एक, अभी जैसे स्लाइड शुरू होगी तो मैं बताऊंगा, ये एक बात सुन लो। आपने सुना होगा कि मानव जाति जो है वो कहाँ पनपी सबसे पहले, मानव कहाँ पर सबसे पहले बस्तियां बसाई, तो आप लोग सुनते हो अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का सबसे पहला अस्तित्व देखने को मिला था। मतलब सभ्यता का पालना इसलिए कहते हैं, या मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर आपने देखा कि इंसान ने जन्म लिया। परंतु एक डॉक्टर है जिनका नाम है सोकलिया, तो सोकलिया डॉक्टर ने दरअसल में, जो अब होशंगाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने सीहोर जिले के बुदनी के पास में नर्मदा नदी के किनारे जीवाश्मों की खोज की, और वो जीवाश्म की खोज से उन्होंने पता लगाया कि भैया जी मानव सभ्यता जो है वो अफ्रीका अफ्रीका में नहीं पनपी, ईरान ईरान में नहीं पनपी, है ना, मानव सभ्यता असल मायने में नर्मदा घाटी के किनारे पनपी है। इस कारण से पूरे की पूरी दुनिया जो है ये बहुत बड़े उसमें आ चुकी है, विवादों में आ चुकी है और बातचीत में आ चुकी है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे एक फॉसिल मिला था इनको, एक खोपड़ी मिली थी। वो खोपड़ी दरअसल में 2 लाख साल पुरानी खोपड़ी थी, और इसी वजह से, और इतनी कोई भी पुरानी अवशेष अभी तक हमको मानव जाति के नहीं मिले हैं, तो जिस वजह से दरअसल में हम इनको नर्मदा मैन के नाम से भी जानते हैं। तो यही है डॉक्टर सोकलिया। ये प्रॉब्लम कर ही रहा है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, जिस वजह से और हाईलाइट है ये पहले तो आप व्यक्ति का नाम देख लो, इनका नाम है डॉक्टर अरुण सोनकिया। और ये अरुण सोनकिया जो हैं, ये बेसिकली होशंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने मानव जीवाश्म को कहाँ खोजा था, मैंने आपको बताया सीहोर जिले के बुदनी के पास में, ये चीज।
तो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही बोल्ड करके रख दी है, जिसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इसमें मैं यही चीज बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये चीज तो ये सीहोर जिले के बुदनी के पास में एक जगह है हथनौरा, यहीं से उनको वो मानव की खोपड़ी मिली थी 5 दिसंबर 1982 को। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि अफ्रीका जो है वो वास्तव में मानव सभ्यता का जन्म स्थल नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का जन्म स्थल कौन है, नाम है उसका एमपी। और एमपी मतलब भारत, और भारत में कहां पर, नर्मदा नदी के किनारे मानव सभ्यता फली फूली और बड़ी है। क्योंकि जो खोपड़ी उनको मिली थी, आज तक इतनी पुरानी कोई भी खोपड़ी नहीं मिली है, लगभग लगभग 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हालांकि डेट बड़ी पुरानी है, 5 दिसंबर 1982 को इन्होंने खोजा था, लेकिन अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो जिस वजह से फिर से चर्चा में है। तो इसी वजह से आपको याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो खोपड़ी इनको मिली थी उस खोपड़ी को नाम दिया गया है नर्मदा मैन। सोनकिया का नाम नर्मदा मैन नहीं है, जो खोपड़ी मिली है उसका नाम है नर्मदा मैन। और जो लगभग 5 लाख साल पुरानी है, मतलब इससे पुरानी आज तक कोई भी इंसान की चीज हमको नहीं मिली। इसलिए इन्होंने श्योर दावा किया कि अब हिंदुस्तान का बर्थ, मतलब माफी चाहता हूँ, जो मानव का बर्थ प्लेस है वो क्या है, दरअसल में वो अफ्रीका नहीं है, बल्कि क्या है, भारत है। तो जितनी चीज आपको बोल्ड दिखाई दे रही है वही क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये सोनकिया साहब ने काय की खोज करी थी, मानव जीवाश्म की खोज करी थी। इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है बस। अब चलते हैं अपन आगे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, अब आपको भी पता है कि त्रिपुरी जबलपुर के पास है, या जबलपुर से ही संबंधित है, इसलिए आता है। और ये उस समय का फोटो है, ये आप देख रहे हैं, ये बीच में जो व्यक्ति बैठा है इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भैया जी इस जो ये चीज हुई थी, कांग्रेस का त्रिपुरी में जो सम्मेलन हुआ था, याद रखना ये मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही सम्मेलन हुआ। मतलब मध्य प्रदेश में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सम्मेलन हुआ है तो वो एक ही सम्मेलन है 1947 जबलपुर में हुआ, जहां से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। और जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो 3 दिन चला करते थे। लेकिन ये जो अधिवेशन था ये मात्र एक ही दिन में खत्म हो गया था, लोगों ने तत्काल वोटिंग करके और उनको जिता दिया था। तो कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन भी किसी को माना जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी सम्मेलन को माना जाता है। अब इसमें हुआ क्या था, थोड़ी सी राजनीति आपको भी पता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था भैया जी, हरिपुरा में। और हरिपुरा में निर्विरोध कौन जीता था, नाम है बंदे का सुभाष चंद्र बोस। तो चूंकि फिर से 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से ना जीत जाए, इसके लिए एक व्यक्ति को तैयार किया गया, नाम है पट्टाभी सीतारमैया, ये गांधी जी ने तैयार किया। और याद रखना ये कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार भी हैं, पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन जबलपुर की जनता ने 1580 वोटों से इनको हरा दिया। तो फिर बापू का स्टेटमेंट ही आपको याद होगा कि ये पट्टा रमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। तो ये सारे कोट त्रिपुरी से ही जुड़े हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन तो गए सुभाष चंद्र बोस, परंतु बापू जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण ये क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, ये इस्तीफा दे देते हैं। और जैसे ये इस्तीफा देते हैं, इसके बाद अध्यक्ष बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एनपीपीएससी का क्वेश्चन है, दो शायद 5 साल या 4 साल पहले का क्वेश्चन है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी परिघटना के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ब्लॉक बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, और एक सेना बनाते हैं जिसका नाम है फ्री इंडियन लीजन सेना, जो आगे चल के उस सेना के रूप में जानी जाएगी जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं।